बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मुझ से पूछो, मैंने एक माह किस कदर अज़ियत में करवटें बदल बदल कर गुजारा है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी तो खुद ही अचानक लेने चला आया हूँ। अरे आप मोमिन से तो मिले ही नहीं हैं। मैं परन अदील के इरादों को भांपते हुए फौरन बात पलटी। पहले आपसे अच्छी तरह से मिलूंगा, फिर मोमिन की बारी आए। ओए होए, अदील भाई अचानक आए हैं। महपारा को दरवाजे के करीब फूफू और भाइयों की चहमगोइयाँ सुनाई देने लगी तो वो फौरन संभल कर सीधी हो बैठी। ओए, तुम में से किसी ने मुझे कल रात को क्यों नहीं बताया? मैं यहाँ से रात 11 बजे उठकर गई थी। कसम ले लें फूफू अदील भाई अचानक आया है और फिर सुबह ही सुबह अपनी आमद का बनफ्स नफीस सबूत दिया है। फुफो भतीजों के दरमियान छिड़ी बहस पर मुस्कुराते हुए महपारा और अदील आने वाली आवाज़ों पर महसूस होने लगे और फिर अगले लम्हे सारा ख़ानदान धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर पुरजोश अंदाज में अदील के वारी सदके जाने लगा। दिल पुत्र, इनमें से किसी ने मुझे बताया ही नहीं है, वगरना मैं खुद लेने आती। अरे नहीं फुफो, मैं बगैर इतला दिए अचानक आया हूँ। यहाँ पर मेरी बीवी भी बेखबर सोई पड़ी थी। ये देखें, इसने तो भी चेहरा भी नहीं धोया। अदील ने महपारा के चेहरे को नरमी से पकड़कर फुफो को तसल्ली करवाई। मेरी भतीजी तो बगैर चेहरा धोए भी चांद का टुकड़ा है माशाल्लाह। फुफो की ममता उमड़ आई तो कमरे में मौजूद तमाम अफराद के कह कह बुलंद होने लगे। आप ही आज के बाद चेहरा धोना तर्क कर दो। बकौल फुफो के, आप तो वैसे भी चांद का टुकड़ा हो। इसी हल्ले गुल्ले के दौरान अदील महपारा आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ढेरों नसीहतों और दुआओं के साय तले ज़िबैश अपना रखते सफ़र बांध कर सुमेर की पैरवी में हवाई अड्डे के अंदरूनी अहते में दाखिल हुई। दाखिल होते हुए अश्क बार थी। बार बार पलट कर देखने पर सभी प्यारे नज़रों से ओझल होते चले गए। हवाई अड्डे के अंदरूनी अहते में तमाम कागजी कार्रवाई के बाद ज़िबैश का दिल हनूज हज़न व मलाल की कैफियत से दो चार था। ऐसा लगा गोया दिल का कुछ हिस्सा किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। आंसू बिला रोक टोक परदेसी दुलारी के नरम गालों पर लुढ़कते रहे। बिलाकर सुमेर झंझला कर पलटा, क्या आप ये रोना धोना बंद करेंगे? भाई लोग देख रहे हैं, वो सब अब इधर ही रहेंगे जिनके लिए आप रो रही हैं। सुमेर का तिम्मा लबुल है जब मगर चेहरे पर नागवारी ज़ेबा को वरता हैरत में मुब्तला कर गई। अब रोना तो आएगा ना, जब पहली बार सब अपनों को छोड़कर जा रही हूँ। फिर न जाने कब मुलाकात हो, कौन जिंदा हुआ, कौन दुनियाई फ़ानी से कूच कर जाएगा, किसको खबर है। ज़ेबा से रहा ना गया तो यकदम रोते हुए सफाई दे डाली कि आप आहिस्ता नहीं बोल सकती हैं, सब देख रहे हैं। आप निराली दूसरे मुल्क जा रही हैं। सुमेर मुनमुनाते हुए अपना मुद्दा समझाने लगा। आंखें रगड़कर वो मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी। कोई भी तो नहीं देख रहा है, सब अपने सामान के साथ मसरूफ़ हैं। जी हाँ, लोग जैसे आपको पूछ कर देखेंगे ना। सुमेर की नागवारी हनूस बरकरार थी, जबकि ज़िबैश जी जलाकर रह गई, मगर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जवाबी कार्रवाई से खुद को रोके रखा। सामान से फरागत के बाद इंतज़ार गाह में पहुंचने पर बमुश्किल ज़िबैश ने खुद पर बंद बांधा और रुना बुलाकर शीशे की दीवारों से नज़र आने वाले बड़े बड़े त्यारे आंखें फाड़ कर देखने लगी। कभी इन त्यारों में उड़ना उसका ख्वाब था, मगर आज उसकी कैफियत माजी की कैफियत से यकसर मुख्तलिफ थी, या फिर वो सुमेर के जहरी रवैये की वजह से खैफ थी। बहरहाल उसी की हमराही में सर पर दुपट्टा जमाए वो खुद को अजनबी माहौल में डालने की तगदो करने लगी। उसका जी चाहा सुमेर से बातचीत करे, उससे जहाज़ों के हवाले से मालूमात हासिल करे, मगर वो तो आंखों पर हाथ रखे कुर्सी से सर टकराए बेजार सा बैठा था। ज़िबैश इसकी बिजारी की वजूहात किटू में बिला वजह ही पुकार उठी सुने ज़िबा ने अपने आम लहजे से कई गुना धीमे लहजे में मुखातिब किया। जी। सुमेर ने आंखों से हाथ हटाकर सवालिया नज़रों से साथ वाली कुर्सी पर बैठी इस 4 माह पुरानी दुल्हनिया को देखा, जो इस वक्त बेकल दिखाई दे रही थी। हम कब जहाज़ के अंदर जाएंगे? हम जहाज़ के अंदर तभी जाएंगे जब बुलावा आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बुलाया जा रहा है? सुमेर का जवाब पाकर उसने हिम्मत करके दूसरा सवाल पूछ डाला। आप फिक्र नहीं करें, जब बुलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुमेर का धीमा लहजा बेजारी से लथड़ा हुआ था। आप पता नहीं यहाँ पर कितनी देर बिठाए रखेंगे, वो मगमूम थक्कन ज़दा लहजे में बोली। एक तो आप में सब्र की बहुत कमी है। सुमेर की बात ने ज़िबैश को हकीकतन घायल कर दिया, तो वो मुंह मोड़कर अपनी बाएं जानिब देखने लगी, जहाँ पर सफाई वाला अपनी जिम्मेदारी निभाने में मगन था, जबकि दीगर मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल के इंतज़ार में कुर्सियों पर बराजमान थे। वक्त गुजारी के लिए ज़िबा मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों को देखने लगी।
تو تقریباً 4 گز کے فاصلے پر اپنے ہی ہم عمر جوڑے پر نظر گئی جو ایک دوسرے میں محو خوش گپیوں میں چہک رہے تھے۔ دونوں کتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے چہروں سے تو مسکراہٹ ہی نہیں چھٹ رہی، اور ایک ادھر میں بے بس ہوں جسے ہلکی سی اونچی آواز میں بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمیر کیوں اتنی اکتاہٹ کا شکار ہیں۔ آنکھیں دگا بازی پر اترنے لگیں تو بر وقت آنسو پیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے سفری تھیلے کو کھنگالنے لگی۔ آپ نے یہ کیا خسر پھسر لگا رکھی ہے؟ سمیر کی بیزار آواز زیبا کے کانوں میں گونجی، مگر وہ بنا جواب دیے سفری تھیلے کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سفری سامان والا تھیلا ہے جسے میں دیکھ رہی ہوں، تو آرام سے دیکھیں، دوسروں کو تو بے آرام نہ کریں۔ یہ جو کھڑ کھڑ لگا رکھی ہے اس سے باقی لوگوں کو الجھن ہو رہی ہوگی۔ نہیں ہوتی الجھن، اب لوگ اتنے بھی نازک مزاج نہیں ہیں۔ زبیش نے کھولتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دے کر پاس پڑی خالی کرسی پر تھیلا پٹخ دینے والے انداز میں رکھا اور چہرہ دوسرے رخ کر کے دیکھنے لگی۔ نڈال زبیش تیارے کے اندر داخل ہوتے ہی دنگ رہ گئی۔ لمبی قطار در قطار ہم رنگ نشستیں جن کے اوپری سامان والے حصے پر انگریزی حروف تہجی اور تربیت وار اعداد کنندہ تھے۔ حفاظتی تفصیلات کے بعد فضائی میزبان نے پاس سے گزرتے ہوئے زیبا کو بیلٹ حفاظتی بند باندھنے کی تنبیہ کی تو وہ سامنے والی نشست کی جیب میں پڑے تصویری ورقے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، شاید بیلٹ باندھنے میں آسانی ہو جائے۔ چند لمحے بغور دیکھنے کے بعد وہ حفاظتی بند کو باندھنے میں ناکام رہی تو پاس بیٹھے سمیر کو پکارا، مگر وہ تو اس سے مکمل بے نیاز سا بیٹھا تھا، گویا زیبا سے اس کی پرانی عداوت چلتی آ رہی ہے۔ یہ بند باندھ دیں، مجھ سے نہیں ہو رہا، مگر وہ تو روبوٹ کی طرح ناک کی سیدھی میں دیکھے جا رہا تھا، گویا وہ بہرا ہو یا پھر زیبا اس کے لیے ایک اجنبی لڑکی ہو۔ فضائی میزبان نے دوبارہ یاد دہانی کروائی اور سامنے والی نشست پر اپنا حفاظتی بند باندھ کر بیٹھ گئی۔ طیارے کے انجنوں کا شور بڑھنے لگا تو طیارہ اڑان بھرنے کے لیے رینگنے لگا، جبکہ زبیش سمیر کے اس توہین امیز رویے پر ششدر تھی۔ طیارے کی رفتار اور بڑھتے شور سے مجبور ہو کر ساتھ والی تیسری نشست پر براجمان خاتون کو حفاظتی بند باندھنے میں مدد کی درخواست کی تو اس نے فوراً ایک کلک سے اسے باندھ دیا۔ زبیش نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے خاتون کا شکریہ ادا کیا تو مسافر خاتون زبیش کی عمر اور حلیے کو دیکھتے ہوئے بنیادی معلومات پوچھنے لگی۔ دوسری جانب زبیش سمیر سے خائف سرگوشی میں جواب دینے پر مجبور تھی، کیونکہ یہ صرف وہی جانتے تھی کہ سرگوشی میں بات کرنا کس قدر مشکل ہے۔ دونوں کے درمیان بنیادی تعارف کے بعد خاموشی چھا گئی اور دونوں اپنی اپنی نشستوں کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد طیارے نے بھاگتے ہوئے ناک نیلے آسمان کی طرف اٹھا لی اور گڑک کی آواز سے لینڈنگ گیئر سمٹنے کی آواز سے زیبا خیف اپنی نشست کو زور سے تھام کر رہ گئی۔ اس کا چی چاہا سمیر کو اس کا ہاتھ تھام لے یا پھر اس کے پہلے ہوائی سفر پر ڈرا سی بندھا دے۔ طیارہ کبھی اوپر تو کبھی نیچے ہو جاتا، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے بادلوں سے بھی اوپر اڑنے لگا۔ ڈری سہمی زیبا جو کئی خواب سجائے اپنے شوہر کے ہمراہ محو سفر تھی، پر ہم سفر اس سے مکمل بے نیاز آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ مخاطب کروں یا رہنے دو، چشو پانچ میں مبتلا وہ جی جلا کر رہ گئی۔ 10-15 منٹ بعد فضائی میزبان نشست ملکہ کھانے کی ٹرے کھولنے کا بول کر کھانا تھمانے لگی۔ سمیر جو کہ پہلے سے اپنی ٹرے کھول چکا تھا فضائی میزبان سے کھانا لے کر کھول کر کھانے لگا، جبکہ زبیش غم سے چور اپنی پڑوسن سے مدد طلب کرتے ہوئے کھانے کے چند لقمے زہر مار کر پائی۔ اللہ جانے میں نے کون سی غلطی سرزد کر دی ہے جس میں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، بھلا کون اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے؟ ہوائی اڈے پر براجمان جوڑا زیبا کی نظروں کے سامنے عہدہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں ایسا کیا کروں جسے سمیر کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو؟ پردے سے دلاری سوچوں کے بھنور میں ڈوبی بلاخر اپنی منزل سے قریب تر ہونے لگی۔ فضائی عملے نے دوبارہ حفاظتی بند باندھنے کی تلقین شروع کر دی۔ اس بار زیبا بنا کسی کی منت سمجھت کے حفاظتی بند باندھنے میں کامیاب ہو گئی اور دل ہی دل میں خود کو شاباشی دے ڈالے۔ زیبا ایسے ہی محنت جاری رکھو، سب کچھ بہت جلد سیکھ جاؤ گی۔ یہ سفر اس کی زندگی کا طویل ترین اور اداس ترین تھا۔ سفری سامان کی وصولی کے بعد وہ سمیر کو پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جواب کے بجائے نیا سوال پوچھا گیا، پر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جس پر آپ سارا راستہ مجھ سے غافل ناراض بیٹھے رہے ہیں۔ ایک تو آپ بہت اونچا بولتی ہیں اور دوسرا بہت بولتی ہیں، اور میں بہت کم گو انسان ہوں۔ مجھے فضول بولنا ہرگز پسند نہیں ہے، پر میں فضول تو ہرگز نہیں بولتی۔ وہ لاچارگی سے جواب دینے لگی، دیکھا ہے ابھی آپ کتنی بلند آواز میں بات کر رہے ہیں۔ وہ سامان کی ریڑھی دھکیلتے ہوئے زبیش کی طرف پلٹ کر دوبارہ کٹہرے میں کھڑا کر گیا اور وہ دل محسوس کر رہ گئی۔
अम्मी ठीक ही कहती थी, ऊंचा ना बोला करो। वो थक्कन ज़दा जिस्म को घसीटते हुए सोच कर रह गई। हैथरो के हवाई अड्डे पर इस्तकबालिये में ससुराली रिश्तेदारों के हमरा अपने भाई भाभी को देखकर दिल खुशी से झूम उठा। सभी ने रंग बिरंगे गुलदस्तों से पुरतपाक इस्तकबाल किया तो ज़ेबा को लगा कि वो भी सबके लिए एक ख़ास मुकाम रखती है, जबकि सुमेर ने तो उसे कभी भी ख़ास महसूस होने ही नहीं दिया। नरम को सुमेर या आदम बेजार था या फिर उसे ज़ेबा में दिलचस्पी ना थी। वो यही गुत्थी सुलझाने में खुद को उलझाए हुए थी जब सुसा ने घर के बाहर गाड़ी खड़ी की और सबको घर पहुंचने पर मुबारकबाद दी। ससुर के इसरार पर भाई भाभी को भी रात के खाने पर मदऊ किया गया। तमाम ससुरालियों के हमरा भाई भाभी मेहमान खाने में जा बैठे, जबकि ज़िबैश को तसदम होने के लिए सुमेर के हमरा कमरे में जाने का बोला गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही घुटन बढ़ गई। राहदारी से लेकर तांग से कमरे तक मध्यम पीले लटकते बल्ब उसे बहुत अजीब लगे। ये लंदन का घर है या कोई मुर्गियों का डरबा है? मुझे तो सफ़ेद लंबी बत्तियाँ पसंद हैं। चलो कोई नहीं, बाद में बदलवा दूंगी। वो दिल ही दिल में मनसूबा बनाती सुमेर का हुक्म बजा लाते हुए वो गुसल खाने में घुस गई। ज़िबा जब हाथ धोकर दस्तरखान पर पहुंची तो कालीन पर बिछे लंबे दस्तरखान पर बगैर हड्डी के रेजा बोटियों वाली मुर्गी देखकर ठिठकी। सिर्फ एक सालन, ना चावल और ना कोई दूसरा सालन है। शायद घर में औरत की गैर मौजूदगी की वजह से ख़ास एहतमाम नहीं किया गया है, जबकि मैंने तो सुना था इस घर के मर्द भी खाना पकाने में मुहारत रखते हैं। एक तो थक्कन और दूसरा कई सोचें उसे घेरे हुए थी। वो बमुश्किल चंद लुकमे ही निगल पाई तो फौरन हाथ रोक लिया। दस्तरखान पर भी ससुराल में का सभी मोहब्बतें निछावर कर रहे थे, सिवाय इस शख्स के जो संजीदगी का लिबादा ओढ़े सबकी बातों पर मुस्कुराने पर इत्तेफाक कर रहा था। अजीब शख्स है, सबके साथ हंसता मुस्कुराता है, जबकि मेरे साथ खामोशी या फिर नागवारी दिखाता है। बिस्तर पर सर रखते ज़ेबा को अपना जोड़ जोड़ दुखता महसूस हुआ, पर चंद करवटों के बाद नींद की गहरी वादियों में उतर गई। सुबह आंख हल्के से खटके पर खुली जब सुमेर आईने के सामने खड़ा बाल संवार रहा था। ज़ेबा उछलकर उठ बैठी। अरे आप इतनी सुबह उठ गए हैं? आहिस्ता बोला करें। आपको कितनी मर्तबा बोला है कि आप बहुत ऊंचा बोलती हैं। साथ वाले कमरे में आपकी आवाज़ जा रही होगी। सुमेर ने धीमे लहजे में पलट कर ज़ेबा को याद दहानी करवाना ज़रूरी समझा। मैं कोशिश तो करती हूँ पस्त आवाज़ में बोलूँ, पर मेरी आवाज़ खुद से बुलंद हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता है। ज़ेबा रो देने को थी, जिसे सुमेर ने यकसर नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़रूरत की अशिया समेटना शुरू कर दी। दिन में बाजी आ जाएगी और जो तोहफ़ सब के लिए पाकिस्तान से खरीदे हैं वो सबको दे देना। पर आप जा किधर रहे हैं? मैं काम पर जा रहा हूँ। वो मोज़े पहनते हुए मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। पर हम कल ही तो पाकिस्तान से आया हैं और आज आप काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर जब आप रहोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम पर जाना कितना ज़रूरी है। पर नई नवेली दुल्हन और दूल्हा तो घूमते फिरते हैं। ज़ेबा मैंने मनाई। सुमेर ने गहरी नज़रों से ज़ेबा को देखा और गोया हुआ, अब ये दुल्हनापे को दिमाग से निकाल दो और अमली ज़िंदगी में संजीदगी से आ जाओ। नीचे बावर्ची खाने में खाने पीने का सब सामान मौजूद है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आई तो फ़ोन नंबर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे कॉल करके बता देना आप कब लौटेंगे। शाम 7-8 बजे। वो दरवाजे करीब पहुँचकर पलटा, यानी आप तकरीबन 12 घंटों बाद लौटेंगे। वो डुबडुबाई आवाज़ में चेहरा फुलाए बोली, जी शाम को मिलते हैं। सुमेर बोलते ही दबे पाँव कमरे का दरवाज़ा बंद करके सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि घाम से चूर ज़ेबा टूट कर बिखरने लगी। क्या शादी की ज़िंदगी ऐसी रूखी फीकी और रोबोट की तरह होती है? ना खिल खिलाकर हंस सकते हैं और ना ऊंचा बोल सकती हो। क्या जाता अगर सुमेर मुझे मोहब्बत से मिलकर काम पर जाते? शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ या फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती नहीं हूँ मैं। ज़ेबा, बहुत को तुम्हारी आवाज़ फटे ढोल की तरह कानों में गूंजती है। कोमल के कहे जुमले कानों में गूंजे तो रोने में मज़ीद इजाफा हुआ। मुझे तो बस यहाँ से हर हाल में वापस जाना है। सुमेर की पुरअसरार सी शख्सियत के बारे में एक जुमला और क्या? ज़िबैश सुमेर के साथ समझौता कर पाएगी या फिर उसे छोड़कर वापस पाकिस्तान चली जाएगी? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमदर्द कार इनकराम सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए।